कैसेट नंबर 4, साइड ए, प्रारंभ, पृष्ठ 112, अध्याय 14, शेष भाग। सत्यचित आनंद या सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति, यानी यह दिखाई देने वाला संसार ही सच्चाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसके कारण संसार की व्यवस्था बनी हुई है। वह शक्ति दिखाई तो नहीं देती, परंतु संसार की व्यवस्था, क्रम आदि को देखते हुए उसका अनुमान लगाया जा सकता है। परिणामों से उस अज्ञात कारण का अनुमान लगाया जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बिजली तो अपने आप में दिखाई नहीं देती, लेकिन बल्ब जलने रूपी परिणाम को देखकर हम कहते हैं कि बिजली है, या बल्ब के न जलने पर कहते हैं कि बिजली नहीं है या ठीक नहीं है। उसी प्रकार संसार की व्यवस्था परिणाम मानी जाती है। जिस शक्ति से यह संसार चल रहा है उसी को असलियत या सत्य माना जाता है, क्योंकि उसके अभाव में तो संसार की व्यवस्था ठप हो जाएगी। आदर्शवाद की यह मान्यता है। अतः आदर्शवाद के अनुसार इसी असलियत की पहचान करना या करवाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति सिर्फ अपने वातावरण का परिणाम नहीं है, बल्कि अपने वातावरण को नियंत्रित करने वाला भी है। वह परिणाम को प्रभावित भी कर सकता है। अतः शिक्षा उसमें इसी प्रकार की क्षमता का विकास करने का साधन है। भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन तो पूरी तरह से इसी तत्व की अनुभूति का रास्ता अपनाते हैं। बाकी सभी दर्शन भी इस आत्म तत्व को पहचानने का रास्ता है। दर्शन शब्द का अर्थ ही इस तत्व का दर्शन कराना है। साधन के रूप में योग दर्शन तो बखूबी इसकी पूरी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करता है। पाश्चात्य परंपरा में भी इस संसार को एक व्यवस्था, चिंतन अथवा संकल्प शक्ति का रूप माना गया है। भौतिक संसार के बजाय आत्मा ही वास्तविक सच्चाई है। यही भौतिक संसार का आधार है। दूसरे शब्दों में आत्म तत्व के बिना भौतिक संसार तो सिर्फ एक सपना या अर्थहीन है। पाश्चात्य परंपरा में आदर्शवाद की अनेक शाखाएं मिलती हैं। शाखा: वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, प्रमुख विचारक सुकरात, प्लेटो। व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद, टीपीएन, जॉर्ज वर्कले। प्रपंचात्मक आदर्शवाद, इम्यूनल कांट। द्वंद्ववादी आदर्शवाद, हिगल। इन सब में आपसी भेद इस बात को लेकर है कि एक, इस भौतिक संसार और उस वास्तविक सत्य के आपसी संबंध का रूप कैसा है, तथा दो, उसे कैसे जाना जा सकता है। लेकिन समानता की दृष्टि से इन सब के पीछे बुनियादी सिद्धांत मनुष्य का अन्य प्राणियों से अलग करना है। पशु सदैव केवल उसी मूल प्रवृत्ति से अनुप्रेरित होता है जिसके प्रति वे अपनी संरक्षण और अपनी सारी शक्तियों तथा उपभोगों के लिए कृतज्ञ है, परंतु मनुष्य में ऐसी कोई चीज है जिस पर उसकी सारी शक्तियां तथा उपभोग आश्रित हैं, जो उसकी सारी शक्तियों पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए, उसके प्रकृति के निम्नतर अंश पर भी नियंत्रण रखने के लिए और उससे वे प्रयास कराने के लिए अधिकार की दृढ़तापूर्वक घोषणा करती है, जिनसे उसे नैतिक प्राणी की श्रेणी में स्थान प्राप्त होगा। अतः आदर्शवाद उस आदर्श सत्य की खोज का रास्ता है। यह स्थूल ठोस दिखाई देने वाला संसार जिसकी छाया है। भारतीय परंपरा में उसे सत्यचित आनंद कहा गया है, तो पाश्चात्य परंपरा उसे सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में देखती है। यानी हालांकि वर्तमान आदर्शवाद की अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं, परंतु उनका बुनियादी तत्व आध्यात्मिकता है। सार रूप में आदर्शवाद विश्वव्यापी व्यवस्था, मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य की चेतनामय स्थिति यानी ज्ञान या विचार, पारंपरिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक वातावरण को महत्व देता है। इसकी विधि, तर्क, संवाद से शुरू होकर आत्मानुभूति तक पहुंचती है। सामाजिक वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य इसके लिए वातावरण या साधन है। साध्य तो सत्यचित आनंद या सत्यम शिवम सुंदरम है। शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा पर विचार करते हुए इस संदर्भ में मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा इसी आत्म तत्व रूपी सत्य को खोजने का रास्ता है। माना जाता है कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मनुष्य को ऐसा स्वरूप प्रदान करने की कोशिश है जिसमें व्यक्ति अपने आप को मानसिक विश्व का पूरा अंग मानने लगे। इसका संबंध सामान्य तौर पर व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास से जुड़ा है। व्यक्ति के भौतिक जीवन के बजाय उसके आध्यात्मिक जीवन को महत्व दिया गया है। भारतीय परंपरा में ज्ञान को इस भीतरी शक्ति को जानने पहचानने का साधन माना गया है। इसे तीसरी आंख कहा है। इसका सामान्य अर्थ है कि हमारे भौतिक शरीर के अंग के रूप प्राप्त हमारी आंख उस भीतरी सत्य को नहीं देख सकती, क्योंकि ये आंखें तो सिर्फ भौतिक चीजों को ही देख सकती हैं, जबकि आम आत्म तत्व का कोई भौतिक शरीर नहीं। अतः उसके लिए ऐसे साधन की जरूरत है जो उस आत्म तत्व की अनुभूति करा सकें, और वह सिर्फ शरीर वाली आंख न होकर ज्ञान ही हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारी सभी शंकाएं दूर होंगी और हम आत्म तत्व की अनुभूति कर सकेंगे। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम समस्त तत्वा अर्थ विलोक दक्षम, अर्थात हर तरह के गूढ़ रहस्यों को जानने में समर्थ ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख है। अनेक संशयो अच्छदी परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, अर्थात यह अनेक प्रकार की शंकाओं को दूर करने, गूढ़ या सामान्य रूप से न दिखने या न सूझने वाले अर्थ को बताता है। इसी प्रकार अनेकों स्थानों पर इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि शिक्षा भौतिक शरीर या संसार की असलियत को समझने का रास्ता है।
इसकी जरूरत को समझते हुए कहा गया है कि जब तक उन सब चीजों को नहीं जाना जाता जो इस दिखाई देने वाले भौतिक संसार के पीछे शक्ति के रूप में काम कर रहा है, तब तक इस बाहरी प्रकृति को समझना भी मुश्किल है। पाश्चात्य परंपरा में आदर्शवादी शिक्षा बच्चे को बौद्धिक, नैतिक तथा धार्मिक बनाने की प्रक्रिया है। इसी के द्वारा मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। यह भी माना गया है कि इस प्रकार के सभी गुण व्यक्ति में मानो सुप्त अवस्था यानी सोई हुई अवस्था में होते हैं और शिक्षा इसे जागने की योनि प्रेरित करने का काम करती है। जब शिक्षा किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करती है, तब उसके सभी सोए हुए गुणों और पूर्णता को बाहर प्रकट कर देती है। शिक्षा मनुष्य को परिपक्व यानी समझदार, प्रौढ़, पूर्ण बनाने की प्रक्रिया है, ताकि वे अपने वास्तविक रूप को पहचानने के योग्य बन सके, उसकी अनुभूति कर सके। पाश्चात्य परंपरा में भी आत्मा को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा मूल्यों को पाने या अनुभूत करने का रास्ता है, ताकि ये मनुष्य के व्यक्तित्व के अंग बन सकें। इसे व्यक्तित्व की ऊंचाई कहा गया है, यानी आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उन्नयन है। आर आर रस्क की शब्दावली में इसे सांस्कृतिक वातावरण कहा जा सकता है। इनके बिना शिक्षा प्रक्रिया को अधूरा ही माना जाएगा। अतः आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार हो कि वे संपन्न और सारयुक्त जीवन बिता सकें, सुखी रहने के आनंद ले सकें, अगर मुसीबतें आए तो उनका गरिमा और लाभ के साथ सामना कर सकें, दूसरों की सहायता कर सकें, एक उच्च जीवन जी सकें। आदर्शवादी शिक्षा भौतिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन में समन्वय करती है। आर आर रस के अनुसार अगर मनुष्य के वातावरण को भौतिक तथा मन सामाजिक यानी सांस्कृतिक रूप में बांटे, तो भौतिक वातावरण को तकनीकी तथा मन सामाजिक को बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक तथा धार्मिक माना जा सकता है। व्यापक मानी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था बच्चों को इन्हीं सभी के लिए तैयार करती है। व्यापक मानी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था बच्चों को इन्हीं सभी के लिए तैयार करती है। इसके बिना शिक्षा व्यवस्था को व्यापक या पूर्ण नहीं कहा जा सकता। किसी भी एक तत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी आदर्शवादी शिक्षा आदर्श मानव के पूर्ण विकास का साधन है। हालांकि इसमें महत्व मस्तिष्क या मनस को दिया जाता है, परंतु शरीर का इसको साधन माना गया है और इसीलिए इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म का सबसे पहला साधन है, यानी मस्तिष्क व शरीर दोनों का विकास एक दूसरे का पूरक है। चीनी चिंतक कन्फ्यूशियस के विचारों में इसका अच्छा समन्वय देखा जा सकता है। उनका सपना आदर्श मानव समाज का सपना है। प्राचीन यूनानी चिंतक प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श बुद्धिमान शासक ही राज्य की भलीभांति संचालन कर सकता है। सार रूप में कहा जा सकता है कि आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह इस दिखाई देने वाले संसार के पीछे सच्चाई का पता लगा सके। शरीर या भौतिक संसार इसके साधन है, साध्य नहीं। वास्तविक सत्य सत्यम शिवम सुंदरम गुणों से भरपूर है। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसे प्राणी को उत्पन्न करना है जो नैतिक और भौतिक गुणों के प्रयोग में आनंद प्राप्त करेगा, जिसे केवल अधर्म से ही घृणा नहीं होगी, अपितु बाह्य एवं शारीरिक निःश्रेयस के अधिक मूल्यांकन से भी घृणा होगी। वह श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए जिनके लिए मनुष्य जी सकते हैं जिएगा। उसका साधारण सा कारण यह है कि इसके विरुद्ध व्यवहार करना उसके लिए कष्टप्रद होगा। पाठ्यचर्या और विधि। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि एक आदर्शवाद की नजर में विचार या मस्तिष्क का विकास ही प्रमुख है, ताकि व्यक्ति आत्म अनुभूति कर सके। दो शरीर आदि इसके आवश्यक साधन हैं। अतः पाठ्यचर्या का रूप भी इन्हीं दो तत्वों पर आधारित होना चाहिए, यानी वे सभी विषय जो इन बिंदुओं को प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं, उन्हें आदर्शवादी पाठ्यचर्या में स्थान प्राप्त होना चाहिए। इसी के साथ एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि आदर्शवाद की नजर में व्यक्तित्व एक आध्यात्मिक आदर्श है। आध्यात्मिक ढांचे में ढालने के लिए आदर्शवाद का झुकाव शाश्वत, सर्वव्यापी तथा आध्यात्मिक सत्यों और मूल्यों को पाने की ओर रहता है। धार्मिक तथा नैतिक जीवन इसके सबसे बड़े साधन माने गए हैं। अतः पाठ्यचर्या के लिए चुनी जाने वाली सामग्री में इनको स्थान मिलना चाहिए। धर्म का संबंध ईश्वर तत्व की प्राप्ति से जुड़ा है, तो नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से सामाजिक जीवन से। अतः आदर्शवाद पाठ्यचर्या में कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र आदि को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, जिससे कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सके। इन्हीं के साथ साथ सामाजिक और शारीरिक पक्ष के विकास की दृष्टि से शारीरिक व्यायाम, गणित, विज्ञान तथा समाज विज्ञान जैसे विषयों को भी आवश्यक स्थान प्राप्त है। लेकिन इनका निर्धारण करते हुए भी यह ध्यान में रखना होगा कि सूचना तथा तथ्यों का संग्रह ज्ञान पाना नहीं है। H.H. हॉर्न के अनुसार मनुष्य के आदर्श चरित्र और आदर्श समाज के लक्षणों को ही पाठ्यक्रम के ठोस आधार के रूप में देखा जाना चाहिए, और फिर उसके बाद ही अलग अलग तरह के अनुभवों, क्रियाओं, जीवन परिस्थितियों तथा विषयों का चुनाव किया जाए, जिससे तय उद्देश्य या लक्ष्य पाए जा सके।
बीबी बॉगलास्वकी ने अपनी पुस्तक दी आइडियल स्कूल में पाठ्यक्रम के 4 भागों में बांटा है। पहले भाग विश्व खंड में वैज्ञानिक के विषयों को स्थान दिया है। दूसरा भाग सभ्यता खंड में सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्थान दिया गया है। तीसरे भाग में संस्कृति खंड में दर्शन, कला, भाषा, साहित्य आदि विषय हैं और चौथे भाग में व्यक्तित्व निर्माण खंड में शारीरिक, प्राकृतिक, भावात्मक तथा बौद्धिक पक्ष आते हैं। अतः महर्षि अरविंद के अनुसार आदर्शवादी पाठ्यचर्या का रूप सर्वांगीण शिक्षा है। विधि के बारे में उनका मानना है कि अध्यापक का काम यह बतलाना है कि बच्चा अपने ज्ञान के उपकरणों को कैसे पूरा बनाए और ज्ञान कैसे पाया जाए। मुख्य विधियां हैं बच्चों में दिव्य शक्ति को खोजना, विकसित करना और उसका उपयोग करना। उद्देश्य हमेशा बच्चों को जागृत, सचेत और ग्रहणशील बनाने का होना चाहिए। उनका विचार है आत्म उपलब्धि ही रहस्य है। आत्मज्ञान और वर्तमान चेतना उसके साधन तथा प्रक्रिया है। महात्मा बुद्ध के शब्दों में आत्म दीपो भव, यानी अपना प्रकाश खुद बनो। आदर्शवाद के सभी रास्ते आत्म अनुभूति पर ही आकर टिकते हैं। शिक्षण विधियों की दृष्टि से आदर्शवादी दर्शन में विधियों का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि पाठ्यचर्या का स्वरूप या पाए जाने वाले लक्ष्य का रूप कैसा है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि विधियां जिनके द्वारा छात्रों का बौद्धिक विकास हो सके, यानी चिंतन को महत्व मिले, वे विधियां ही शिक्षण विधियों के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती हैं। आदर्शवादी दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्म अनुभूति से जुड़ा होने के कारण गहन चिंतन करके अनुमान लगाना और फिर मानसिक प्रत्यक्ष करने की विधि ही सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि हो सकती है। इसकी शुरुआत इंद्रियों के द्वारा हो सकती है। भारतीय परंपरा में इसके 3 चरण हैं। 1. श्रवण, इंद्रियों द्वारा अनुभव करना। 2. मनन, विचार विमर्श करना। 3. निधिध्यासन, यानी अनुभूति करना। उपनिषदों की संवाद या प्रश्न पद्धति इसके आदर्श हैं। भारतीय दर्शन की सूत्र प्रणाली भी इसकी अच्छी विधि मानी जा सकती है। पाश्चात्य परंपरा में भी प्लेटो के संवाद या सुकरात की प्रश्नोत्तर विधियां इसके उदाहरण हैं। आदर्शवादी विधियों को बुद्धि पकड़ विधियों के रूप में देखा गया है तथा इन्हें निगमन प्रणाली यानी सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाना भी कहा गया है। छात्र, अध्यापक और अनुशासन। चिंतन या तर्क को महत्व देने का अर्थ है कि छात्र और अध्यापक में मानव के बेहतरीन गुण मस्तिष्क को महत्व देकर उन्हें सृष्टि के दूसरे प्राणियों की तरह अनुकूलित यानी प्रेरक तत्व व प्रतिक्रिया का आपसी संबंध होने की स्थिति में एक से अलग जगह देना। यानी छात्र और अध्यापक चिंतनशील प्राणी हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य है कि इसका विकास करे। इसकी विधि केवल प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षण की क्रिया से जुड़ी हुई है। दोनों चेतनशील प्राणी हैं, अनुभूति के योग्य, अनुभवकर्ता और अनुभवों को क्रिया में बदलने के योग्य। बुनियादी तौर पर दोनों संसार के वास्तविक सत्य का अंग हैं और फिर उन्हें उसी में मिलना है, इसलिए उन्हें इसी के लिए तैयार करना है। भारतीय तथा पाश्चात्य परंपरा के अनुसार उनकी वास्तविक सच्चाई देवत्व की प्राप्ति है। शिक्षा इसी का साधन है। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन दोनों की योग्यताओं में विश्वास रखता है। वह उनके व्यक्तित्व को शुभ मानते हुए अशुभ से बचाता है। दोनों सामाजिक प्राणी हैं, साथ ही धीरे धीरे इससे ऊपर उठने में योग्य भी हैं। शिक्षा का यही काम है कि वे उन्हें इनसे ऊपर उठाने की कोशिश करें। दोनों के अपने अपने कर्तव्य हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। विद्यार्थी को अभी विकसित होना, फलना फूलना है तो अध्यापक को उसकी सहायता करनी है कि भलीभांति वह फल फूल सके। इस प्रकार का वातावरण बनाना है कि उसके छात्र की शक्तियां भीतर ही न रह जाएं। अध्यापक प्रौढ़ व विकसित मस्तिष्क वाला है। वह छात्र और शाश्वत सत्य को मिलाने वाली बीज की कड़ी है। अध्यापक को ईश्वर का अग्रदूत भी कहा गया है। इस समुचित प्रक्रिया के लिए दोनों को अपने अपने नियमों उपनियमों से बंधकर चलना होता है। दूसरे शब्दों में अनुशासन में रहना होता है। आदर्शवादी दर्शन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तविक मूल्य की सत्य की अनुभूति करने या पाने में अनेक बाधाएं, कठिनाइयां आती हैं। इन सबको पार किए बिना लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है। शिक्षा का कार्य हो जाता है कि वह छात्रों को इन बाधाओं से मुक्ति दिलाए। भारतीय परंपरा में शिक्षा को अनुशासन के पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। उपनिषद साहित्य में अनुशासन शब्द का प्रयोग शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन को अगर मूल सत्य को पाने का अनुशासन का रास्ता कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। अनुशासन शब्द से अध्यापक के स्थान का भी अनुमान लगाया जा सकता है। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन का रास्ता अनुशासन के मार्ग से स्वतंत्रता की ओर जाने का रास्ता है। इसमें अनुशासन आत्मशक्ति का लक्षण या चिन्ह है। संकल्प शक्ति का प्रतीक शारीरिक विकास की दृष्टि से आदर्शवाद का मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः शरीर का विकास या ध्यान रखना भी जरूरी है, पर इसका उद्देश्य भी असल में मस्तिष्क के विकास को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना है, क्योंकि हमारे सारे बाहरी व्यवहार बुनियादी तौर पर भीतरी मस्तिष्क के सोचने समझने की शक्ति या विकास पर निर्भर हैं। विकसित करने का अर्थ है कि ये शक्तियां मनुष्य के भीतर विद्यमान तो पहले से ही हैं, बस जरूरत इनके विकास की है। इसके लिए जो कोशिश की जाएगी वह शिक्षा की ही कोशिश है।
सार रूप में कहा जा सकता है कि आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य असीमित शक्तियों का खजाना है। उसकी अनेक प्रकार की शक्तियां उसमें पहले से छिपी पड़ी हैं। अतः उनके विकास के लिए जरूरी है कि उनकी पहचान की जाए और फिर उनके विकास की कोशिशें की जाएं। आदर्शवाद में विश्वास करने वालों का बहुत स्पष्ट मानना है कि मनुष्य में निहित इन शक्तियों का बहुत ऊंचे शिखर तक विकास होना चाहिए। मनुष्य पहले खुद को पहचाने यानी आत्म अनुभूति इसकी पहली सीढ़ी है। आदर्शवाद के अनुसार इसे शिक्षा का आध्यात्मिक उद्देश्य कहा गया है। मनुष्य केवल शिक्षा द्वारा ही मनुष्य बन सकता है। मोटे तौर पर मनुष्य के दो रूप हैं। एक, उसका शरीर रूपी प्राकृतिक रूप, इसके भौतिक रूप कहा गया है। दूसरा, विवेक रूपी आध्यात्मिक रूप, इसे दैवी रूप भी कहा गया है। आदर्शवाद के अनुसार उसका विवेक रूपी आध्यात्मिक रूप ही उसका असली रूप है, जिसके आधार पर उसे दूसरे प्राणियों से अलग किया जा सकता है। इसी की पहचान करना और करवाना आदर्शवाद की शिक्षा का लक्ष्य है। यानी शिक्षा का उद्देश्य है कि वह मनुष्य को उसके दैवी रूप से परिचित करवाए। इसी का निरंतर विकास ही शिक्षा की प्रक्रिया या शिक्षा का विकास है। इसी के जरिए वह धीरे धीरे संसार की असलियत या सत्य को पालेगा। यही उनके कल्याण का रास्ता है। इसे शिव यानी कल्याण कहा गया है। कल्याणकारी होने के नाते इसे सुंदर या सौंदर्य में भी माना जाता है। यानी शिक्षा मनुष्य के सत्यम शिवम सुंदरम का रास्ता है। पृष्ठ 120, अध्याय 15, प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद से अभिप्राय। प्रकृतिवादी विचारधारा सोचने समझने की वह विचारधारा है जो यह मानकर चलती है कि इस संसार की पूरी सच्चाई को प्रकृति के रहस्यों को समझने से ही जाना जा सकता है, क्योंकि इस समूची सृष्टि की रचना प्रकृति से ही हुई है। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि यह समूची सृष्टि प्रकृति के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रकृतिवाद की यह बहुत ही सरल और सीधी सादी व्याख्या है। एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में इसे अलग अलग तरह से देखा गया है, परंतु फिर भी इसका बुनियादी तत्व यही है कि बनावटीपन को छोड़कर स्वाभाविकता को महत्व दिया जाना चाहिए। इस विचारधारा में विश्वास करने वालों का मत है कि समाज एक बनावटी व्यवस्था है, क्योंकि यह ऊपर से लादे गए अनेक नियमों से बंधा हुआ है। मनुष्य प्रकृति का ही अंग होने के कारण इन नियमों से बंधा हुआ महसूस करता रहता है तथा इनसे छुटकारा पाना चाहता है, परंतु जब मुक्त नहीं हो पाता तो एक संघर्ष में फंस जाता है। धीरे धीरे प्राकृतिक सौंदर्य समाप्त होने लगता है और चारों ओर बनावटीपन फैल जाता है। यही मनुष्य की मुश्किलों का कारण है, जिससे वह हमेशा दुखी रहता है। अतः इस बंधे हुए बनावटी सामाजिक व्यवस्था को छोड़कर हमें अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक व्यवस्था की ओर लौटना चाहिए। इस विचारधारा की प्रमुख नारा यही है, प्रकृति की ओर लौटो। इस वाक्य पर गहराई से विचार करने पर साफ होता है कि 1, हम पहले प्राकृतिक अवस्था में थे। 2, फिर हम प्राकृतिक अवस्था छोड़कर एक बनावटी अवस्था में आ गए। 3, अब फिर हमें इस बनावटी अवस्था को छोड़कर उसी अवस्था की ओर लौटना है। अतः प्रकृतिवाद का सामान्य अभिप्राय ऐसी विचारधारा से है जो प्रकृति यानी स्वाभाविकता को महत्व देती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी विचारधारा से अभिप्राय है वह विचारधारा जो प्रकृति के लक्षणों के अनुसार प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातों को महत्व देती है। 1, बच्चे की स्वाभाविक मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का स्वाभाविक रूप से विकास करना। 2, बच्चे की इच्छाओं रुचियों को महत्व देना। 3, शिक्षा व्यवस्था में प्राकृतिक वातावरण को महत्व देना। 4, समूची शिक्षा व्यवस्था में बच्चे को ही केंद्र में रखना। 5, विकास प्रक्रिया में स्वतंत्रता को महत्व देना। इस परिप्रेक्ष्य में भी यह कहा जा सकता है कि प्रकृतिवादी विचारधारा पुस्तकीय ज्ञान को बंधन मानती हुई इसका विरोध करती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी विचारधारा के आधार को इस तरह से समझा जा सकता है। 1, मनुष्य प्रकृति का ही अंग, अतः उसके विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक नियमों के अनुसार होनी चाहिए। 2, प्रकृति का स्वरूप स्वतंत्र है, विकास उसका आवश्यक गुण है, अतः मनुष्य के विकास की प्रक्रिया को बाधा रहित होना चाहिए। उसमें मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओं, वृत्तियों आदि के खुलेपन से विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। 3, समुदाय, समूह या समाज अथवा सामाजिक संस्थाएं 2, प्रकृति का स्वरूप स्वतंत्र है, विकास उसका आवश्यक गुण है, अतः मनुष्य के विकास की प्रक्रिया को बाधा रहित होना चाहिए। उसमें मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओं, वृत्तियों आदि के खुलेपन से विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। 3, समुदाय, समूह या समाज अथवा सामाजिक संस्थाएं कृत्रिम अवस्था है, ये मनुष्य के विकास में बाधा डालती हैं, अतः मनुष्य के सही विकास की प्रक्रिया इन सामाजिक संस्थाओं के कृत्रिम यानी बनावटी वातावरण से दूर होनी चाहिए। 4, प्रकृति अपने स्वभाव से विकासशील है, अतः मनुष्य के विकास की प्रक्रिया भी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, उसे अपनी गति से विकसित होते रहना चाहिए। 5, अपनी स्वाभाविक यानी प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं पवित्र व अच्छी होती हैं, परंतु धीरे धीरे उनमें हमारी कोशिशों से बनावटीपन आ जाता है और उनका रूप बिगड़ जाता है, इसलिए वस्तुओं की स्वाभाविक स्थिति को बनाए रखना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य प्रकृति के स्वरूप के अनुसार यही होना चाहिए कि बच्चे अपना पूरा जीवन खुशियों से बिता सके। प्रकृति का स्वरूप खुशनुमा होता है, रंगीनी से भरपूर होता है। बच्चा भी प्रकृति का फूल है, इसलिए बच्चे का जीवन भी खुशियों से भरपूर होना चाहिए।
इसके लिए एक तरोताजा हृष्टपुष्ट शरीर की जरूरत है। अतः प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बच्चे के हृष्टपुष्ट शरीर का विकास होना चाहिए। प्रकृतिवाद के समर्थकों के अनुसार जीवन के हर कदम पर जीने के लिए कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है। इसमें जीत उसी की होती है जो सामर्थ्यवान होता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक को जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करना है। प्रकृति की एक खासियत इसकी नवीनता यानी नयापन है। नित्य नूतन रहने वाली प्रकृति के इस स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रकृतिवादी शिक्षा का लक्ष्य बच्चे में नित्य नूतनता के प्रति सजग रहना सीखना है। दूसरे शब्दों में यह है कि रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर बच्चे नएपन में रहना सीखें। प्रकृतिवादी पाठ्यचर्या। हम जान चुके हैं कि प्रकृतिवादी विचारधारा की नजर में शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की भीतरी शक्तियों का स्वाभाविक और स्वतंत्र विकास है। इसलिए इनकी नजर में पाठ्यचर्या का कोई बंधा हुआ रूप नहीं हो सकता। इनके विचार में पाठ्यचर्या के स्वरूप को बच्चों की योग्यताओं के अनुसार ही होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी योग्यता अपनी उम्र के अनुसार अलग अलग होती है। इसीलिए पाठ्यचर्या का स्वरूप भी लचीला व उम्र की क्षमता आदि के अनुकूल होना चाहिए। इसमें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि बच्चा किताबी ज्ञान की बजाय ज्यादा से ज्यादा अनुभवों या क्रियाओं से सीखता है। इसलिए पाठ्यचर्या का रूप भी ज्ञानात्मक न होकर क्रियात्मक या अनुभवात्मक होना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का खुला आंचल ही शिक्षा का असली स्थान है। प्रकृतिवादी पाठ्यचर्या का पूरा निचोड़ इस बार पर टिका हुआ है कि बच्चा अपनी अवस्था की क्षमताओं के अनुसार अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्त कर सके। वह स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव या बोझ के अपने स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया में शामिल हो सके। इस विचारधारा के एक प्रमुख प्रवर्तक रूसो ने अपने ग्रंथ एमिल में बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए उन अवस्थाओं की स्वाभाविक विशेषताओं को बताया है। यानी शिक्षा को बच्चे की हर अवस्था की विशेषताओं के अनुसार होना चाहिए। ये 4 अवस्थाएं हैं। 1. शिशु अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। 2. बाल अवस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। 3. किशोर अवस्था, 12 वर्ष से 15 वर्ष तक। 4. युवा अवस्था, 15 वर्ष से आगे तक। शिशु अवस्था खेलने, गिरने, पटकने, हर वस्तु को मुंह में डालने की अवस्था है। अतः शिक्षा को बच्चों को इस स्वाभाविक क्रिया के विपरीत होने की जगह अनुकूल होना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे में किसी प्रकार की आदत न पनप पाए। खिलौने इस समय की शिक्षा का सबसे उपयुक्त साधन हो सकते हैं। ये खिलौने भी यदि प्राकृतिक हो तो बहुत अच्छा है। यह अवस्था बोलने से पहले अनुभव पाने की अवस्था है। यह भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा छूने, पटकने आदि क्रियाओं को मौका मिलना चाहिए। बाल अवस्था बच्चे की हाथ, पांव आदि इंद्रियों के विकास की अवस्था है। इसलिए शिक्षा का रूप ऐसा हो कि बच्चे की इंद्रियों को खुले रूप से विकसित होने का मौका मिले। प्रकृतिवादियों का मानना है कि सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों की शक्ति युक्त होती हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं की शिक्षा होनी चाहिए। उसे छूने, उठाने, देखने, सूंघने, चलने, घूमने आदि जैसी क्रियाओं को प्रशिक्षण का अंग बनाना चाहिए, ताकि उसकी आंखों और उंगलियों की क्रियाओं में सामंजस्य पैदा हो सके। इन्हीं के माध्यम से वह सोचना समझना शुरू करेगा। इंद्रियों का अनुभव ही इस समय की शिक्षा का माध्यम तो हो अच्छा होगा, क्योंकि प्रकृतिवादियों की दृष्टि में अनुभव ही विवेक का आधार और सत्य की ठोस भूमि है। पाश्चात्य प्रकृतिवादी रूसो ने बच्चों को बुरी आदतों से बचाने पर जोर दिया है। उनकी इस प्रकार की शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा कहा गया है। किशोर अवस्था को ज्ञान पाने की अवस्था माना गया है। यहाँ पाने का अर्थ खुद की कोशिशों के द्वारा ज्ञान अर्जित करना है, ना कि बल प्रयोग के द्वारा जबरदस्ती ज्ञान को ठूंसना। रूसो मानते हैं कि इस समय तक वह इतने अनुभव पा चुका होता है कि वह नियमित अध्ययन को भी सहज स्वाभाविक रूप से पालेगा। इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चे को खोज करने और जानने की इच्छा से युक्त करना चाहिए। इसलिए उससे प्रश्न करो और सोचने समझने दो। वातावरण का अध्ययन पाठ्यक्रम का विशेष अंग होना चाहिए। पूरा झुकाव इस ओर हो कि वह दिन प्रतिदिन जिज्ञासु बने, ताकि विषयों को जानने व समझने के लिए उन्मुख हो सके, साथ ही व्यवहारिक भी हो सके। यह समय बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को एक दूसरे के पूरक बनाने का समय है। अतः पाठ्यक्रम का स्वरूप इसी के अनुकूल होना चाहिए। यहाँ तक का समय समाज से अलग हर्ष कर शिक्षा देने का समय है। युवा अवस्था बच्चे के समाज का अंग बनने की अवस्था है। उसमें समाज का एक कुशल नागरिक बनने के गुण व शक्ति आ चुकी होती है। अतः यह अवस्था उसे सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों से परिचित कराने की सबसे उपयुक्त अवस्था है। रूसो इसे हृदय विकास के काल के रूप में देखते हैं। अब उसे सामाजिक और भौतिक विज्ञान के विषय पढ़ाए जा सकते हैं। इस अवस्था तक युवक इतना योग्य हो चुका होता है कि इतिहास, भूगोल, गणित, भाषा आदि विषयों को सहजता से ग्रहण कर सकता है। अतः इन विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जा सकता है। एक प्रकार से कहा जाएगा कि इस समय पाठ्यक्रम का स्वरूप का उद्देश्य बच्चे का सामाजिकरण करना है। लेकिन यह सामाजिकरण का रूप समाज के भावों में बहना नहीं, बल्कि समाज की बुराइयों को दूर करके एक आदर्श उत्पन्न करना है।
अपने इस आदर्श उत्पन्न करने का जो प्रशिक्षण वह युवा अवस्था से पहले समाज से दूर रहकर ले चुका होता है, उसी को युवा अवस्था में एक रूप देना है। प्रकृतिवादी शिक्षण पद्धति। प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां एक प्रकार से बच्चों के स्वभाव के अनुसार खेलने की विधियां हैं, जिससे बच्चा अपने स्तर, स्वभाव और क्षमता के अनुसार नए नए अनुभव लेकर सीख सके। यह बहुत ही साफ तौर पर माना गया है कि प्रकृतिवादी शिक्षक शिक्षण विधि की बजाय बच्चे के बारे में ज्यादा सोचता है। बाल केंद्रित शिक्षा होने के नाते बालक के स्वभाव, रुचियों, क्षमताओं आदि की ओर ध्यान देना जरूरी है। जब तक बिना शब्दों के काम न चले तब तक शाब्दिक या पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक शाब्दिक ज्ञान मस्तिष्क को कुंठित कर देता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रकृतिवादी शिक्षा पद्धतियों के अंतर्गत इन बातों की ओर ध्यान देना होगा। 1. बच्चा सब कुछ अपनी स्वाभाविक योग्यताओं के अनुसार सीखे। 2. सीखने सिखाने का वातावरण स्वाभाविक तरह प्राकृतिक हो, बनावटी नहीं। 3. सीखना सिखाना क्रम पूर्वक होना चाहिए। 4. बच्चे की जरूरतों, रुचियों को ध्यान में रखना होगा। 5. सोचने समझने के आधार पर अनुभव होने चाहिए। 6. शिक्षण विधियों तथा बालक की अलग अलग अवस्थाओं में तालमेल रखना चाहिए। सामान्य तौर पर प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां मानी जाती हैं, क्योंकि ये बच्चे की रुचियों, योग्यताओं आदि मनोवैज्ञानिक तत्वों को ही ध्यान में रखती हैं। प्रकृतिवाद में विश्वास करने वालों के अनुसार विधियों को सरल और सहज बनाना चाहिए। इनका साफ साफ मानना है, अपनी विधियों को जितना हो सके आसान, सरल बनाओ। उन सही बनावटी साधनों में विश्वास मत करो जो सीखने की प्रक्रिया को उलझन भरा बना देते हैं। अपने विद्यार्थियों को असलियत का सामना करने का अवसर दो। प्रतीक को वस्तु के साथ मिलाओ। जहां तक संभव हो सके व्यक्तिगत खोज का क्रम बनाओ। प्रमाणों पर कम से कम निर्भर करो। विधियों आदि की सहजता और सरलता के कारण को समझाते हुए भारतीय प्रकृतिवादी शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है कि जो वस्तु प्राकृतिक एवं सहज होती है उसमें यह विशेषता होती है कि उसका आनंद नित्य नया बना रहता है, न कभी पुराना होता है और न कभी बिगड़ता है। टैगोर का मानना है कि बच्चे विश्व प्रकृति को एकदम निकट होते हैं। वे बैठने की बजाय पेड़ पौधों के बीच घूमना चाहते हैं। अतः उनकी शिक्षा की विधि का रूप क्रियात्मकता से भरपूर है, ताकि वे अपनी शक्ति को क्रिया रूप में बदल सकें। वे पाठशाला की दीवारों को बंधन का दरवाजा मानकर उनकी आलोचना करते हैं। अपने अनुभवों को देते हुए वे कहते हैं, जिस चीज ने मुझे स्कूल कॉल में सताया था वह स्कूल में जगत की संपूर्णता का अभाव। वह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है जिसमें पाठ पढ़ाए जाते हैं। वह तो बड़ों के लिए उपयोगी हो सकती है जो उस प्रकार के स्थानों की आवश्यकता महसूस करते हैं और उस प्रकार के पढ़ाने को जीवन के साथ संबंध को खोकर भी स्वीकार करते हैं। पर बच्चे तो जीवन से प्यार करते हैं और उनका पहला प्यार होता है। सच्ची शिक्षा तो वह है जिससे पहले तो बालक अपने जीवन के प्यार द्वारा ज्ञान संग्रह करे, फिर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए इसको भी त्याग दे। तभी तो बाद में वापस अपने संपूर्ण जीवन में प्रज्ञा के साथ प्रवेश करेगा। अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा और चित्रकला के लेखक श्री देवी प्रसाद कहते हैं, बालक प्रकृति के सहवास से कितना सुख का अनुभव कर सकता है यह मैंने शांति निकेतन के शिक्षण के पहले कुछ दिनों में देख लिया था। मैं वहां चित्रकला की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था। मैंने पहले दिन ही देख लिया था कि वहां शिशु विभाग के बच्चे आम्रकुंज में पत्तियों और गिलहरियों की तरह आनंद मन से खेल कूद रहे थे। उसी के द्वारा उनकी शिक्षा का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता था। आधुनिक शिक्षा विचारक जद्दू कृष्णमूर्ति का मानना है, शिक्षा केवल पुस्तकों से सीखना, किन तथ्यों को याद करना मात्र नहीं है। यह सीखना भी शिक्षा है कि अवलोकन कैसे किया जाए। रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन की शिक्षण प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए लिखते हैं, आज पर्यावरण को लेकर जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं, उनके पीछे मनुष्य की जो दृष्टि प्रकृति के प्रति बनी है वह जिम्मेदार है। अगर प्रकृति से तारतम्य होता है तो मनुष्य अपने भोग के लिए उसका उपयोग करने की नहीं सोचता, वह उस पर व्याभिचार नहीं करता, उसके संतुलन को नष्ट नहीं करता। यहाँ हमें पर्यावरण के बारे में चर्चा नहीं करनी है, किंतु मनुष्य के प्रकृति के साथ के संबंध को समझने और आधुनिक जीवन शैली में उसका स्वरूप कैसा हो गया है यह जानने के लिए पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों पर एक सरसरी निगाह डालना जरूरी है। रविंद्रनाथ के रहते प्रकृति और मनुष्य के संबंध इतने विवत्स नहीं हुए थे जितने वे आज हो गए हैं, किंतु उन्हें मालूम था कि आधुनिकता के निमित्त मनुष्य के असबाब जमाने में अति आराम और ध्वंस करने के साधन, बम इत्यादि बनने की बुनियाद में इसकी प्रकृति का साथ सहयोग के बदले शोषण का संबंध हो गया है। इसीलिए उसका रास्ता उसे अपने को ही नष्ट करने की तरफ ले जा रहा है। प्रकृतिवादी शिक्षक, इस प्रकार की बाल केंद्रित शिक्षा की पद्धति के लिए अध्यापक का रूप क्या हो? मोटे तौर पर यह माना गया है कि प्रकृतिवादी शिक्षक का रूप इस तरह का हो सकता है कि वह 1. बच्चों के स्वतंत्र विकास में विश्वास रखे, 2. बच्चों के विकास में एक सहायक की भूमिका निभाए, 3. बच्चों से सहानुभूति व प्रेम रखने वाला हो, 4. बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण तथा सामग्री जुटाने में कुशल हो, 5. छात्रों को अध्ययन करवाने के बजाय उनका अध्ययन करने वाला हो। रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि में तो अध्यापक के 2 आवश्यक गुण हैं कि एक तो उसका हृदय भी एक शिशु के समान कोमल हो, दूसरा वह खुद भी बच्चों के साथ सीखने की जिज्ञासा रखने वाला हो। टैगोर का मानना है कि गुरु का मन हर क्षण अपने आप को पाता है
और इसलिए वह अपने आप को देता है। मैंने मन में गुरु की कल्पना की है। वे यंत्र नहीं है, वे तो मनुष्य हैं। निष्क्रिय प्रकार के मनुष्य नहीं, सक्रिय प्रकार के, क्योंकि वे उस साधना में ही रत हैं जिसका लक्ष्य है मनुष्यत्व। इस तपस्या की गतिमान धारा में शिष्य के चित्त को गतिशील कर उठना ही उनकी अपनी साधना का अंग है। उनके साथ से शिष्य के जीवन को प्रेरणा मिलती है। शिक्षा का सबसे मूल्यवान उत्पादन नित्य जागरूक मानव चित्त का यही साथ है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक पूरा जीता जागता व्यक्ति होना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए कि जिससे वह अपने साथियों के साथ साक्षात संबंध स्थापित कर सके, किंतु उसे ऐसा यह सोचकर नहीं करना चाहिए कि वह उन पर प्रभाव डालेगा। सबसे अधिक प्रभावशाली तो वह केवल अपनी उपस्थिति के कारण होता है, जो उपस्थिति किसी प्रकार की स्वेच्छा या विशेष चेष्टा द्वारा प्रभाव डालने के लिए नहीं होती। इसीलिए तो वह जो सचमुच है उसी के साथ शिक्षक का साक्षात संबंध कायम होगा। रविंद्रनाथ के हिसाब से मन के साथ मन का ठीक रूप से मिलना होता रहे तो खुशी अपने आप जागृत होती है। यही खुशी है सृजनशील शक्ति। शिक्षा दान इस खुशी का दान है। जिनके मन में कर्तव्य बोध तो है किंतु यह खुशी नहीं है, उनका रास्ता दूसरा है। गुरु शिष्य के बीच परस्पर सापेक्ष सहज संबंध को ही मैं विद्यादान का प्रधान माध्यम मानता हूं। यह योग्यता ऐसे गुरु में ही हो सकती है जो बालक के साथ बालक हो सके, जिसके अंतर का चिरंजीवी बाल्यपन सूखा ना हो, जिसके बारे में बालक हमेशा यह महसूस करे कि वह उसका सहपाठी है। कैसेट नंबर 4 साइड ए, पृष्ठ 112 से 128 तक समाप्त।